जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के लिए जीके जीएस का प्यारे साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये हमारा क्लास फर्स्ट है साथियों। क्या है? क्लास फर्स्ट है। तो आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने दोस्तों के पास इस सेशन को इतना शेयर कीजिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस सेशन को देख सकें। और मैं इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ साथियों। तो आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग शेयर कीजिएगा और फुल डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा ऑप्शन के साथ। ठीक है? तो सेशन अच्छा लगे तो सेशन को आप लोग लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि नया चैनल है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि मैं लाइव क्लास आ सकूं। सब्सक्राइब अगर आप लोग कंप्लीट कीजिएगा प्यारे साथियों 1K, तो मैं लाइव क्लास लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। तो आप लोग सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न साथियों, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु खालिस्तान का पुत्र था। पूछा जा रहा है कि हर्यक वंश का जो शासक थे उनका अजातशत्रु, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु थे। इनका पुत्र, यह किनके पुत्र थे? तो प्यारे साथियों, पहले तो जानेंगे कि हर्यक वंश जो है इनका संस्थापक कौन है। संस्थापक प्यारे साथियों आप लोग बताइएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो यह है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक हैं। और बिंबिसार के जो पुत्र हैं, बिंबिसार के क्या पुत्र, यह हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार के पुत्र हैं। पूछा जाएगा कि बिंबिसार के पुत्र, तो अजातशत्रु। बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हर्यक वंश का शासक जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु वह किसका पुत्र था? तो यह बिंबिसार का पुत्र था साथियों। ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख रहे हैं, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है? पूछा जाएगा कि अजातशत्रु जो है उसके बाद राजा कौन बना? इसके बाद साथियों राजा कौन बना है अजातशत्रु के बाद? राजा यह बने हैं उदयीन। उदयीन जो है वो अजातशत्रु के बाद क्या बने? राजा बने। ठीक है? अजातशत्रु के बाद राजा कौन बना? उदयीन। अजातशत्रु किनके पुत्र थे? बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक था। ठीक है? और बताइए, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिटाते हैं कि जो हर्यक वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक आप लोग बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था दोस्तों नागदशक। नागदशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या किसने की? नागदशक जो है इसकी हत्या बताइएगा आप लोग किसने किया? तो नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया। किसने किया? शिशुनाग ने। शिशुनाग जो था वो नागदशक की हत्या की। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और बताइएगा कि उदयीन जो हैं इनके पिता, उदयीन के पिता कौन थे? तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु आपने देखा, उदयीन के बाद राजा कौन बना था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद राजा कौन बना था? तो उदयीन, क्योंकि उदयीन के पिता अजातशत्रु हैं। ठीक है? तो उदयीन जो है साथियों
इसने अपने पिता की क्या किया, हत्या कर दिया था। हत्या यानी कि उदयन जो था अपने पिता को मारकर, अजातशत्रु को मारकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है। हर्यक वंश को साथियों, हर्यक वंश जो है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि यहाँ जितने भी राजा बने, हर्यक वंश में जितने भी राजा बने वो अपने पिता की हत्या करने के बाद राजा बने हैं। ठीक है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजा बने वो सारे अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठे हैं। तो उदयन जो है पहला पितृहंता शासक बना। उदयन पहला पितृहंता शासक बना। उदयन के पिता अजातशत्रु थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार किसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद राजा कौन बना, उदयन बना। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सेकंड नंबर की ओर। सेकंड है साथियों, देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था। बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था उसमें यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा। तो मेगास्थनीज जो है वो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। यह एक यूनानी राजदूत थे। क्या थे, यूनानी राजदूत थे। इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ऑप्शन नंबर तो ए राइट हो जाएगा। लेकिन साथियों चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। तो लिखेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ वह कब हुआ। इन दोनों के बीच क्या हुआ साथियों, युद्ध हुआ था। तो यह युद्ध जो था यह कब हुआ था, युद्ध आप लोग बताइएगा कब हुआ था युद्ध। तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ 305 बीसी में हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर्स जो है ये सेल्यूकस निकेटर्स ये हार गए और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जीत गए। कौन जीते, चंद्रगुप्त मौर्य जीते और सेल्यूकस निकेटर हार गया। इनके बीच युद्ध कब हुआ, 305 बीसी में हुआ। तो अब देखिए साथियों, जीते कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, हारे कौन, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम पूछा जाएगा, पुत्री का नाम क्या है, तो यह है हेलेना। इनका शादी जो है, हेलेना की शादी किनके साथ हुआ, तो शादी हो गया साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या हो गया, शादी हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी हो गया। ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटस जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए दहेज में। आपसे पूछा जाएगा कि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या दिए, तो 4 प्रांत दिए। अगर प्रांत के नाम आपसे पूछा जाए कि प्रांत का नाम क्या क्या है, तो पहला प्रांत दिए काबुल दे दिए साथियों।
क्या दे दिए, देखिएगा। पहला है काबुल को सेल्यूकस निकेटस ने पहले दे दिए। सेकंड है गंधार, क्या है, गंधार, गंधार को फिर दे दिए साथियों, दहेज में दे रहे हैं, 4 प्रांत दिए हैं। थर्ड दिए हैं मकराना, मकराना, ये 3 प्रांत हुए। चौथा प्रांत है हारात, जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं हारात। ये 4 प्रांत को साथियों सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो सेल्यूकस निकेटस को 500 हाथी दिए। कितने हाथियां दिए, 500 हाथियां दिए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका आंसर आप लोग जान गए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था 305 बीसी में, जिसमें सेल्यूकस निकेटस की हार हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो गई थी। तो सेल्यूकस निकेटस की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। क्या था, हेलेना नाम था। तो हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। और जो सेल्यूकस निकेटर्स हैं इन्होंने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए। कितने प्रांत, 4 प्रांत दिए। पहला काबुल, दूसरा गंधार, तीसरा मकराना और चौथा हारा। ये 4 प्रांत को दहेज में दे दिए थे। किसने दिए, सेल्यूकस निकेटर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथियां दिए। किनको, सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्ड प्रश्न है, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है। यूनानियों द्वारा साथियों कौन से मौर्य शासक है जिसको अमित्रघात कहा जाता है। तो पहले तो जानिए कि अमित्रघात का अर्थ क्या होता है। अमित्रघात का अर्थ, तो अर्थ होता है साथियों शत्रुओं का नाश करने वाला। अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला होता है अमित्रघात का अर्थ। ठीक है, तो देखिए यूनानियों द्वारा मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को। कौन से मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का था। किस वंश का था, मौर्य वंश का था। बिंदुसार मौर्य वंश का था। बिंदुसार को साथियों मद्रसार या भद्रसार कहा जाता था। मद्रसार या भद्रसार, भद्रसार भी कहा जाता था। इसे सिंहसेन भी कहा जाता था साथियों। बिंदुसार जो है इसे सिंहसेन भी कहा जाता था। सिंहसेन, सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार का एक पुत्र का नाम क्या था, अशोक था। अशोक था साथियों, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। अब देखेंगे कनिष्ठ के बारे में, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कनिष्ठ, कनिष्ठ के यह कुषाण वंश का शासक था। कनिष्ठ कौन वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था। और आप लोग बताइएगा कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक साथियों, तो कुषाण वंश का जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फिसेस। कौन थे, कुजुल कड़फिसेस, कड़फिसेस जो कि कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साथियों, क्योंकि कनिष्ठ कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। बिंदुसार जो था, बिंदुसार यह मौर्य वंश का था।
इसे मद्रसार या भद्रसार कहते थे। इसे सिंहसेन भी कहा जाता था। इसका पुत्र अशोक था। अमित घात का अर्थ होता है साथियों शत्रुओं का नाश करने वाला। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त वंश का शासक थे। किस वंश का शासक थे? गुप्त वंश का शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे। यह गद्दी पर कब बैठे आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठे थे? तो 319 ईस्वी में बैठे थे। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे थे। इन्हें गुप्त संवत भी कहा जाता है। इसे गुप्त संवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त है साथियों, समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने साथियों के पास। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 देखिएगा। 4 है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित आयु जो है साथियों वो है 35 वर्ष। क्या है? 35 वर्ष है। अगर राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राज्यपाल जो है साथियों इसकी चर्चा भाग 6 में है। भाग किस में है? 6 में है। और आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल तो आर्टिकल 153 से 167 तक में राज्यपाल की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल पहले 153 के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल 153 क्या है। तो आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है? कि प्रत्येक जो स्टेट है यानी कि राज्य है जिसमें एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन साथियों यहीं पे हो गया 7वां संविधान संशोधन। क्या हो गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। और इसमें लिखा गया है कि एक राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। उसमें लिखा गया कि कोई भी एक राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, ये लिखा गया है 7वां संविधान संशोधन में। आर्टिकल 153 में लिखा गया था प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 154 की बात किया जाए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आर्टिकल 154 के बारे में बात किया जाए साथियों, तो इसमें लिखा गया है कि राज्य कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति है वो राज्यपाल में होगी। क्या है? यहाँ लिख देते हैं, राज्य कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्ति, इस समस्त शक्ति जो है, समस्त शक्ति यह राज्यपाल में होगा। किस में होगा? राज्यपाल में होगा। तो आर्टिकल 154 के बारे में भी आप लोग जान गए होंगे कि आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है वो सारी शक्तियां राज्यपाल की होगी। ठीक है। और आर्टिकल 155 की बात किया जाए
तो इसमें है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल अगर 155 की बात किया जाए तो ये है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। यह व्यवस्था जो है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह व्यवस्था कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। पूछा जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे आर्टिकल 157, लास्ट देखेंगे आर्टिकल 157। तो आर्टिकल 157 कहता है कि इसमें योग्यता चाहिए। योग्यता यानी कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता चाहिए। अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है तो आर्टिकल 157 वाली योग्यता होनी चाहिए। उसका जो नागरिकता है साथियों, क्या है? नागरिकता यह भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। और जो इसकी आयु है, आयु मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम तो मरते दम तक बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम 35 वर्ष उनकी नागरिकता कहाँ की होनी चाहिए? भारत की होनी चाहिए, तो ही वो राज्यपाल बनेंगे। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। 5 देखिएगा, अब तो रिकॉर्डेड है, आप लोग वीडियो रोक करके भी लिख सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए। सेशन को जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? बताइएगा। जो ये गणतंत्र की अवधारणा है यह कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में गणतंत्र की अवधारणा। और जो जापान है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है हमारे संविधान में जापान से। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग देख सकते हैं गणतंत्र की अवधारणा, और लिया गया है साथियों प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, और लिया गया है इसमें भाषा शैली को। भाषा शैली समवर्ती सूची एक हो जाता है, समवर्ती सूची। ये 3 को भी प्यारे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। जैसे कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, गणतंत्र की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से? तो जापान से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिए गए हैं। तो फ्रांस से लिए गए हैं साथियों गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और लिया गया प्रस्तावना में कुछ लिया गया है दोस्तों। प्रस्तावना में 3 चीज़ को फ्रांस से लिया गया है। कौन कौन? तो एक है समानता, समानता को फ्रांस से लिया गया है। बंधुत्व,
बंधुत्व को फ्रांस से ही लिया गया है, और एक लिया गया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का आदर्श, स्वतंत्रता का आदर्श जो है ये लिया गया है फ्रांस से। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का आदर्श ये सभी फ्रांस से लिए गए हैं। जर्मनी से बात किया जाए साथियों, तो यहाँ से लिया गया है आपातकालीन प्रबंध। आपातकालीन प्रबंध, आपातकालीन प्रबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है, लेकिन गणतंत्र की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है। 6 है, के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो बताइएगा साथियों कि के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो यह है साथियों अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल प्यारे साथियों 16, इसमें लोक नियोजन की समानता लिया गया है। क्या है? आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की समानता की क्या है? समानता। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 14 में विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन। और आर्टिकल 19 जो है इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ तक क्लियर है साथियों? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेवन नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? बताइएगा कि भारतीय जो संविधान है इसमें कौन से भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो यह भाग है साथियों 5। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। भाग 6 जो है साथियों यह राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। इसमें साथियों आर्टिकल आते हैं 152 से 237। ठीक है। आर्टिकल 4 अगर देखा जाए तो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 4। इसमें आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल आते हैं 36 से 51। ठीक है साथियों। आर्टिकल 5 में जो कि इस भाग 5 में आर्टिकल आते हैं 52 से 151 तक। और आर्टिकल 3 की बात किया जाए भाग 3 की बात किया जाए तो भाग 3 है मूल अधिकार। इसमें है मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए तो लिख देता हूँ। आर्टिकल 3 मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें आर्टिकल आते हैं प्यारे साथियों 12 से 35। ठीक है। और ये भाग 5 हो जाएगा जो कि संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेशन को शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। साथियों देखिएगा कितना देर हुआ, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। 10 प्रश्न तक आप लोगों को बताएंगे। ठीक है।
क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है साथियों, यह बताइएगा कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो पहले तो जानेंगे क्षुद्र ग्रह पट्टी होता क्या है। तो यह जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी, यह बाह्य एवं आंतरिक ग्रह को अलग करता है एवं आंतरिक ग्रह जो है इसको क्या करता है, अलग करता है। बाह्य एवं आंतरिक ग्रह को कौन अलग करता है? क्षुद्र ग्रह पट्टी जो कि बाह्य एवं आंतरिक ग्रह को अलग करता है। ठीक है साथियों, और जानेंगे कि आंतरिक ग्रह कौन कौन होता है और बाह्य ग्रह कौन कौन होता है। तो पहले तो है बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह 4 होते हैं और आंतरिक ग्रह भी 4 होते हैं। तो बाह्य ग्रह में आता है शनि, सेकेंड आता है बृहस्पति, थर्ड आता है अरुण और 4 आता है साथियों वरुण। क्या आता है? वरुण। आपसे पूछा जाएगा कि बाह्य ग्रह कौन कौन है, तो शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। और आंतरिक ग्रह की बात किया जाए आपसे कि आंतरिक ग्रह कौन कौन है, तो आंतरिक है, इसके अलावा बच गया जो, तो कौन कौन बच गया? बुध बच गया, शुक्र बच गया, पृथ्वी बच गया हमारा जिस पे रह रहे हैं, एक मंगल बच गया। ये सब क्या है? ये सब आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक हैं। और शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण यह बाह्य ग्रह हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित होगा। तो साथियों, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मंगल एंड बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है साथियों, कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे वायुव्य ग्रह है। वायुव्य ग्रह मतलब होता है प्यारे साथियों दूर का ग्रह। तो बताइएगा कि वायुमंडल में सबसे दूर का ग्रह कौन है। ठीक है, नेपच्यून, जो कि वरुण ग्रह को नेपच्यून कहा जाता है और अरुण को यूरेनस कहा जाता है। अरुण को साथियों यूरेनस कहा जाता है। तो सबसे दूर का ग्रह कौन होता है? तो पहले तो मैं बता दूं कि सबसे दूर का ग्रह कौन होता है साथियों, तो यह होता है नेपच्यून, वरुण। वरुण जो होता है वो सबसे दूर का ग्रह है। और सबसे दूर का ग्रह और सबसे नज़दीक का ग्रह पहचानने का मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप लोग ट्रिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ट्रिक क्या है। ट्रिक है साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है साथियों, टेढ़ा मेढ़ा। अब देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह, सूर्य से आप किस क्रम में, दूरी के क्रम में ग्रह बताइएगा। ट्रिक है, बप्सा की मंगलावती SAV, यहाँ पर आधा व हो गया है और ही हो गया, वी खाती, यानी SAV सेब खाती है, SAV सेब खाती है। तो अब देखिएगा ट्रिक, दूरी के क्रम में। तो ब से क्या होता है साथियों, ब से पहले तो जानेंगे बुध होता है, बुध। स है तो क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, प है यानी पृथ्वी हो जाएगा। कुछ नहीं टेंशन लेना है। ब से बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी। यहाँ तक क्या है, मंगला। तो मंगल से हो गया मंगल। वती है दोस्तों, तो वती यानी बृहस्पति, बृहस्पति। SAV है, आपको दिख रहा होगा SAV है, तो S से जानते हैं, S से शनि, S से क्या हो जाएगा, शनि। A से अरुण, A से अरुण, B से वरुण। ये हुआ ट्रिक। तो देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक
बुध, उससे थोड़ा दूर शुक्र, उससे थोड़ा दूर पृथ्वी, उससे थोड़ा दूर मंगल, उससे थोड़ा दूर बृहस्पति, उससे ज़्यादा दूर शनि, उससे भी दूर अरुण, उससे भी दूर वरुण। ठीक है, तो सबसे दूर आपसे पूछा जा रहा था तो वो हो जाएगा वरुण। तो वरुण ऑप्शन नंबर किस में है साथियों? तो वरुण है ऑप्शन नंबर आपका ए में। नेपच्यून जो है वो वरुण को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। आप लोग सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट है कि हमारी जनगणना हमारे भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा है? हमारी जनगणना हमारे भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा है? तो साथियों जनगणना जो 2011 में हुआ था इसका नारा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? पहली बार जनगणना कब हुआ है? तो वो हुआ है साथियों 71-72 में हुआ था। किनके द्वारा करवाया गया था? तो यह मयो के द्वारा कराया गया था, जो कि असफल था। क्या था साथियों? असफल था। मयो के द्वारा कराया गया था, यह जनगणना असफल था। भारत में पहली बार जनगणना 1871-72 में हुआ मयो के द्वारा, जो कि असफल रहा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली असफल जनगणना कब हुई थी? तो 1871-72 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बताइएगा कि जो दूसरी जनगणना हुआ था, सेकंड जनगणना, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1881-82 में। 1881-82 में दूसरी बार जनगणना हुआ। किनके द्वारा? तो रिपन के द्वारा कराया गया था, जो कि सफल रहा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सफल जनगणना कब हुआ? तो 1881-82 में। ठीक है, किनके द्वारा? रिपन के द्वारा कराया गया था। केवी जनगणना था, यह सेकंड जनगणना था, दूसरी जनगणना था। और 2011 में जो जनगणना हुआ दोस्तों, यह भारत की केमी जनगणना था। तो भारत का था साथियों 15वीं जनगणना। अगर स्वतंत्र भारत की बात किया जाए, स्वतंत्र भारत यानी कि भारत जब हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद का जो जनगणना हुआ, तब से 2011 का जो जनगणना था वह केमी जनगणना था। तो यह था 7वीं जनगणना। ठीक है साथियों, तो आज सेशन को यहीं पे रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सारे बच्चे लाइक कीजिएगा। चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ प्यारे साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग इतना शेयर कीजिए कि 1 के सब्सक्राइबर प्यारे साथियों कंप्लीट हो जाए, ताकि लाइव क्लास आ सके। सेशन को साथियों इतना शेयर कीजिए कि बच्चे 1 के जुड़ सके, और आप लोगों के लिए साथियों लाइव क्लास लेकर के आ सके। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों।